वामा साहित्य मंच के समस्त सुधी श्रोताओं को डॉक्टर मीनाक्षी जोशी का सादर नमस्कार। आज की कार्यशाला में एक कुशल वक्ता को किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए, इस विषय पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ। संस्कृत महाकवियों की परंपरा में महाकवि भारवी का अन्यतम स्थान है। अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी ने एक कुशल वक्ता और श्रोता दोनों के लक्षणों को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, सुलभाः लोके राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका तात्पर्य है कि इस संसार में सदा प्रिय बोलने वाले, सतत मन को अच्छा लगने वाले, ऐसे वचन बोलने वाले लोग अत्यंत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु अप्रिय और पथ्य के समान लाभकारी और हितकारी वचन बोलने वाले वक्ता और श्रोता दोनों ही अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ 64 कलाएं मानी गई हैं। इन 64 कलाओं में वक्तृत्व कला भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक कुशल वक्ता होना माँ सरस्वती का वरदान है। वाणी माँ वागेश्वरी का ही स्वरूप है। इसलिए एक अच्छे वक्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वाणी और उसका वक्तव्य दोनों किसी न किसी को प्रभावित करने योग्य हो, और यह गुण प्रतिभा संपन्न होता है। यह प्रभु प्रदत्त प्रतिभा होती है। कुछ लोगों में यह प्रतिभा बाल्यकाल से ही परिलक्षित हो जाती है। प्रतिभा का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण भासति या सा प्रतिभा, अर्थात विशेष रूप से या प्रकृत रूप से प्रभूत मात्रा में जो गुण चमके अथवा भासवान हो, वह प्रतिभा कहलाती है। हम देखते हैं कि वाणी में सर्वाधिक सम्मोहन की शक्ति होती है, और यह वाणी सम्मोहन की जो प्रतिभा है, यह प्रभु प्रदत्त होती है। व्यक्ति जीवन भर जाने कितनी ही बातें कहता और सुनता रहता है, लेकिन ये समस्त बातें उनमें से अधिकांशतः अनर्गल, निरर्थक, सारहीन और अपलाप की तरह होती हैं। जो एक कुशल वक्ता होता है वह अत्यंत मितभाषी होता है। उसका वक्तव्य सारगर्भित होता है, सार्थक होता है, विषयों से जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ ही साथ वह प्रासंगिक भी होता है। एक श्रेष्ठ और कुशल वक्ता होने की सर्वप्रथम आवश्यकता, एक कुशल और श्रेष्ठ वक्ता होने की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वह एक अच्छा अध्येता और पाठक हो। जब तक कोई वक्ता अच्छे और पठनीय ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करता, तब तक वह विषय से जुड़े हुए तथ्यों और कथ्यों में गुणी नहीं हो सकता। बहुत अधिक आवश्यक है कि एक कुशल वक्ता होने के लिए पहले श्रेष्ठ ग्रंथों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया जाए, जिससे वह अपनी बात के प्रतिपादन में उन तथ्यों और कथ्यों को स्पष्ट रूप से श्रोताओं के सम्मुख रख सके, जिससे वह अपनी बात का प्रतिपादन उचित रूप से कर सके। इसके साथ ही साथ एक कुशल वक्ता होने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है कि उस व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द भंडार हो। जिस किसी भी भाषा में, जिस किसी भी विषय पर व्यक्ति अपना वक्तव्य देना चाहता है, उस विषय का और उस भाषा पर उसका समान अधिकार होना चाहिए। उसके पास पर्याप्त शब्द भंडार हो, शब्द सटीक हो, सम्यक हो, समयानुकूल हो, विषयानुकूल हो, प्रासंगिक हो, और अपनी बात को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम हो। आपने देखा होगा, कई ऐसे वक्ता होते हैं जो द्विअर्थी, अनेकार्थी अथवा निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिणामतः उनके वक्तव्यों से विवादों की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस स्थिति से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि एक कुशल वक्ता को, एक श्रेष्ठ वक्तव्य देने वाले को अपनी वक्तृत्व कला के लिए
उसके परिष्कार के लिए, उसके परिमार्जन के लिए अच्छा शब्द भंडार, पर्याप्त शब्द भंडार उसके पास होना चाहिए। और इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे अच्छे से अच्छे साहित्य का निरंतर सतत सदा अध्ययन करते रहना चाहिए। अध्ययन करने से ही नित नवीन शब्दों का परिचय होता है और उन शब्दों से जुड़े हुए अर्थों का भी परिचय प्राप्त होता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक सार्थक शब्द के गर्भ में कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है और इस अर्थ को जानना ही एक अच्छे वक्ता का गुण होता है। शब्दों की स्थिति किसी तीर या तलवार से कम नहीं होती। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का तात्पर्य जो कभी नष्ट ना हो। हमारे यहाँ भी शब्द नष्टगम्य नहीं है, वह सदा जीवंत रहते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो वातावरण में विद्यमान रहते हुए अपना दूरगामी प्रभाव छोड़ें। एक वक्ता को शब्दों में निहित अर्थों के दूरगामी प्रभाव को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके अर्थों से हमें परिचित होना होगा। यदि हम उनके अर्थों से परिचित नहीं होंगे तो हम उनके प्रयोगों पर हमें अत्यधिक कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि उचित अर्थ के लिए उचित शब्द का प्रयोग एक कुशल वक्ता अच्छी तरह से जानता भी है और समझता भी है। अब आप देखिए, महाकवि कालिदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने शब्द और अर्थ इन दोनों को जगत के माता पिता अर्थात भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप में देखा है और इसी से उन्होंने एक शब्द बनाया वागर्थ। वागर्थ का अर्थ यह है कि इसमें शब्द और अर्थ इस तरह से घुले मिले हैं जिस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप परस्पर अर्धनारीश्वर के रूप में घुला मिला हुआ सा है। वह कहते हैं रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में, वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ शब्द और अर्थ दोनों जगत के माता पिता के स्वरूप में शिव पार्वती के रूप में उन्होंने उसकी पूजा और अर्चना की है। तो ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक कुशल वक्ता को यह चाहिए कि वह शब्द और उसमें उसके गर्भ में छुपे हुए अर्थ को भली भांति समझे, तत्पश्चात ही उनका प्रयोग करे। अपने विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक वक्ता को चाहिए कि वह विषय से जुड़े हुए समस्त तथ्यों को सार रूप में प्रस्तुत करे। संक्षिप्त में अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए उसको उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। उचित भाषा का ज्ञान होने पर ही, समुचित भाषा का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति अपनी बात को श्रोताओं तक, अपने विचारों को पहुंचा सकता है। श्रोताओं के मन में उठने वाले अनेक संशयों का समाधान वह अपनी भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ वह श्रोताओं को अपने संशयों को समाधान तक ले जाकर एक सही दिशा की ओर निर्देशित भी करने की क्षमता रखता है। इसलिए एक अच्छे वक्ता को चाहिए कि वह ऐसे भाषा का प्रयोग करे जो उसके विषय के प्रतिपादन में उसकी सहायक हो सके। एक अगली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुशल वक्ता को अथवा अपनी वक्तृत्व कला को मांझने के लिए, तराशने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे पास एक सरल, सहज और सरस भाषा हो। देखिए, वक्ता को अपने पांडित्य का प्रदर्शन न करते हुए, साथ ही साथ अपने कुशल वक्ता होने का प्रदर्शन न करते हुए उसे सीधे सीधे श्रोताओं के हृदयों से बंधना चाहिए। उसे वह जोड़ने की कला आना चाहिए जो अपने विचारों और भाषा और शब्दों के माध्यम से श्रोताओं के हृदय, उसके मन में उठने वाले प्रश्नों के समाधान को प्रस्तुत कर सके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई वक्ता अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करता है तो श्रोता मन में एक विश्वास लेकर बैठता है कि वह उसके वक्तव्य को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेगा। यदि हम अत्यंत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह हमारे वक्ता के और श्रोता के बीच के संबंध को पूर्णतः नहीं निभा पाएगा। अतः चाहिए कि कोई भी वक्ता अपने वक्तव्य में सरल शब्दों का प्रयोग करे, साथ ही साथ विषयानुरूप शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, विषयानुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए।
जैसे यदि राष्ट्रभक्ति से जुड़ा विषय है, देश प्रेम से जुड़ा विषय है, युद्ध का विषय है, युवाओं में जोश भरने का विषय है, तो हमें ऐसे ओजस्वी वाणी का, ओजस्वी शब्दों का, ओज से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो श्रोताओं के मन में तत्संबंधी भावों को उद्दीपित कर सके। यदि विषय शांति का है, आध्यात्मिकता का है, धार्मिक का है, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो मन की शांति बढ़ा सके, जो चित्त की एकाग्रता को बढ़ा सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि विषय राग का हो, अनुराग का हो, प्रेम का हो, स्नेह का हो, वियोग का हो, विप्रलंब का हो, करुणा का हो, तो हमें अत्यंत वाणी की मिठास की ओर ध्यान देना चाहिए, माधुर्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे वर्णों का प्रयोग हमें करना चाहिए जिनके जुड़ने से बने हुए शब्द हृदय में तत्व भावों का संचार कर सकें। और यह गुण तभी आएगा जब हम एक बहुत अच्छे पाठक या अध्येता होंगे, जब हम विषय का ऐसा अध्ययन करेंगे, जब हमें शब्दों का सम्यक सटीक प्रयोग पता होगा, तभी तो हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे देखने में आई है कि लोग ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग अपने वक्तव्य में कर देते हैं जो सभा में बोलने योग्य नहीं होते हैं। वाणी के संबंध में तो कविवर रहीम ने कितना अच्छा कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी कुशल वक्ता को ऐसा वक्तव्य देना चाहिए कि वह लोगों को अपनी ओर न केवल आकर्षित करे वरन उस दिशा की ओर चलने के लिए मोड़ दे जिसका कि वह निर्देश अपने वक्तव्य में देता है। दूसरा, यदि हम इस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे होने वाली हानि का भी वर्णन कविवर रहीम ने अपने दोहे में किया है। वो कहते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई आकाश पाताल, वा तो कह भीतर भई और जूता खाए कपाल। अरे, आपने ऐसी वाणी का प्रयोग किया कि यदि किसी की तारीफ करनी हो, प्रशंसा करनी हो, तो उसे आसमान पर चढ़ा दिया, कह गई आकाश पाताल। और यदि किसी की बुराई करना हो, निंदा करना हो, किसी के दोषों को देखना हो, किसी का छिद्रान्वेषण करना हो, तो इतना बुरा कहा कि उसको पाताल तक पहुंचा दिया, इतना नीचे गिरा दिया। और वा तो कह भीतर भई, और जिह्वा तो कहकर भीतर हो गई, और जूता खाए कपाल, और कपाल को जूते पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक कुशल वक्ता को इन दोषों से बचना चाहिए और इन गुणों को अपनाना चाहिए। देखिए, हर वक्ता जो होता है वह अपनी एक विशिष्ट शैली अपनाता है, सबकी शैली समान नहीं होती। आपने अच्छे से अच्छे वक्ताओं को सुना होगा और प्रत्येक की अपनी एक व्यक्तिगत शैली रही होगी। उस व्यक्तिगत शैली के गुणों की ओर हमको देखना चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और तत्पश्चात उनका अनुसरण भी करना चाहिए, उनका अनुकरण भी करना चाहिए और उसको अपनाने की प्रक्रिया को सतत जारी रखना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति जब अपना वक्तव्य देता है तो विभिन्न अंग संचालन करता है, भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करता है, मुख मुद्राएं बनाता है और इसके साथ साथ वाणी का उतार और चढ़ाव भी प्रदर्शित करता है अपनी वाणी के माध्यम से। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी कुशल वक्ता का। यद्यपि उसके भाव भंगिमा, मुख मुद्रा, अंग संचालन इत्यादि से वह जो कुछ भी कहना चाहता है वह परोक्ष रूप से श्रोता तक पहुंच जाता है और श्रोता इन माध्यमों से भी उसके वक्तव्य को अच्छी तरह से समझ जाता है। साथ ही साथ एक अच्छे वक्ता को अपनी बात को अच्छी तरह से श्रोता के मन में बैठाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों का, काव्य पंक्तियों का, घटनाओं का, छोटी छोटी कथाओं का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ये विषय की नीरसता को दूर कर उसको सरस बनाते हैं, उसमें आनंद का भाव उत्पन्न करते हैं और वक्ता को कोई बात सदैव स्मरण रखने के लिए ये छोटे छोटे से उदाहरण, ये छोटी छोटी सी घटनाएं, छोटी छोटी सी कथाएं वह माध्यम बनती हैं जो विषय को श्रोता के मन में स्थिर कर देती हैं। तो इसलिए एक अच्छे वक्ता को यह चाहिए
कि वह इन समस्त चीज़ों को अपने वक्तव्य में शामिल करे, सम्मिलित करे और वक्ता इन गुणों को अपनाए। देखिए, कोई भी वक्ता एक दिन में नहीं बन जाता। एक तो कुछ वक्तृत्व जो कला, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि प्रतिभा होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्फुट रूप में होती है, कुछ में अस्फुट होती है, दिखाई देती है, किसमें कुछ कुछ किंचित दिखलाई देती है, किन्हीं में यह बहुत प्रभुत मात्रा में दिखलाई देती है और किसी में तो होती ही नहीं, पर वह वक्ता बनना चाहता है। तो किसी भी कला में सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से हों। सबसे पहली चीज़ है प्रतिभा, दूसरी चीज़ है परिश्रम और तीसरी है परिचय। तो मैंने आपसे पूर्व में कहा कि प्रतिभा तो प्रभु प्रदत्त होती है, लेकिन कुछ लोगों में स्फुट मात्रा में कुछ कुछ होती है और किस में अस्फुट मात्रा में दिखलाई नहीं देती, पर होती है, छुपी हुई होती है। इसको बाहर लाने के लिए, तराशने के लिए, परिमार्जित करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। बिना परिश्रम के कोई भी कला में निखार नहीं आ सकता। वह श्रेष्ठता को, दक्षता को, निपुणता को नहीं प्राप्त कर सकता। उस कौशल को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप परिश्रम से उस प्रतिभा को निखारें, उसको तराशें, उसका परिमार्जन करें, उसका परिष्कार करें और तत्पश्चात वह परिश्रम जनित प्रतिभा युक्त कला परिचय की मोहताज होती है। परिचय का यहाँ तात्पर्य है कि उस प्रतिभा के दिग्दर्शन के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रतिभावान लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपनी कला को, अपनी कला से पूरे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को परिचय दिलाने के लिए एक सार्थक मंच की आवश्यकता होती है। और उस मंच की आवश्यकता के लिए ऐसे मंच उपलब्ध कराने का संपूर्ण दायित्व एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का होता है कि वह ऐसे कलाओं से युक्त प्रतिभाशाली लोगों को एक अच्छा मंच, एक सार्थक मंच प्रदान कर सके। निर्धारित नियत समय सीमा के अंदर अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का गुण एक अच्छे वक्ता में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी विषय पर अनंत काल तक बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी सामर्थ्य के लिए ऐसे सामर्थ्यवान लोगों की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को श्रोताओं के सम्मुख रख सकें। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या कम हो रही है और वक्ताओं की संख्या अधिक हो रही है, क्योंकि वक्ता अपनी मर्यादाओं का, अपने नियंत्रित होने का जो गुण है वह नहीं जानता, और जो श्रोता है वह लगभग इन समस्त स्थितियों से ऊब जाता है। अतः अपने वक्तव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हम एक नियत समय के भीतर अत्यंत संक्षेप में, सार रूप में अपने समस्त विचारों को एक अच्छी सधी हुई भाषा, कसे हुए शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। एक अच्छे वक्ता को बार बार एक ही तरह के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। लगातार एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग श्रोता को उबाऊ लगता है। श्रोता सुनने की अभिरुचि खो देता है। उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि वक्ता जो है वह अपनी बात को अत्यंत सम्यक, सटीक और उपयुक्त शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने के गुण से युक्त हो। देखिए, किसी भी वक्ता का रूपवान होना ज़रूरी नहीं है। वह कैसा भी क्यों ना हो, उसकी वाणी जो है उसके व्यक्तित्व का बोध श्रोता को करा देती है। उसके ज्ञान की परिधि का जो महत्व है उसको दर्शा देती है। आपने एक श्लोक बहुत बचपन में सुना होगा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों का भेद कब पता चलता है? जब वसंत समय आता है और कोयल बोलती है, तब पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो एक अच्छे वक्ता को
कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने प्रस्तुतिकरण से, अपनी शैली से अपने आप को स्वयं स्पष्ट कर देता है कि वह कौन है और कैसा है। तो साथियों, यदि आप एक अच्छी कला में निपुण होना चाहते हैं, एक अच्छी कला को अपनाना चाहते हैं, एक अच्छी कला के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको इन समस्त बिंदुओं पर बहुत अधिक ध्यान देते हुए परिश्रम के साथ अपने प्रतिभा के दिग्दर्शन के लिए एक मंच के माध्यम से संपूर्ण विश्व और संपूर्ण समाज और राष्ट्र के समक्ष अपने आप को लाना होगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि मेरे द्वारा जो थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक कहने का प्रयास किया गया है, उसको समझते हुए आप इन समस्त बिंदुओं पर विचार करके अपनी वक्तृत्व कला को निश्चित रूप से परिष्कृत कर इस श्रेष्ठ समाज, राष्ट्र और विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।